नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। हाथ जिनमें है जनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये वो अमर शहीदी पंक्तियां हैं जिनके बाद शायद हमारे आज के नायक को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जी हां, 23 साल की उम्र में इस नौजवान ने जितनी किताबें पढ़ डाली थीं, जितना राजनीति को समझा था, कैसा संगठन बनाया था, कैसे देश के नौजवानों को प्रोत्साहित किया था, उनमें ऊर्जा भरी थी, और फिर किस किस्म की कुर्बानी वो दे गया था, उसकी शायद कोई दूसरी मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल है। जी हां, आज और कल 2 दिन लगातार हम बात करेंगे देश के उस सपूत की जिसकी पुण्यतिथि है कल 23 मार्च को, भारत के शेर भगत सिंह की। नायक बताऊंगा आपको कि क्यों नन्हे भगत सिंह ने घर से बंदूक उठाकर अपने खेत में ले जाकर गाड़ दी, और बताऊंगा आपको कि क्यों जलियांवाला बाग से मिट्टी उठाकर घर आ गए भगत सिंह, और किसे माना महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने बंदूक और बारूद से भी ज्यादा क्रांति का सशक्त हथियार, और क्यों लाला लाजपत राय के साथ कई सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद प्रण लिया भगत सिंह ने उनकी मौत का बदला लेने का। और भी कई प्रेरणादायक किस्से अमर शहीद भगत सिंह के जीवन से जुड़े हुए। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। आप सुन रहे हैं नायक। हम बात कर रहे हैं हमारे दिलों में आज तक जिंदा रहने वाले अमर शहीद भगत सिंह की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह सभी क्रांतिकारी स्वभाव के थे। अंग्रेजों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते थे ये लोग। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उस दिन उनके पिता और चाचा जेल में बंद थे। जब इनके जन्म की सूचना जेल अधिकारियों को दी गई तो इनके पिता और चाचा को रिहा किया गया। इसीलिए भगत सिंह की दादी ने नन्हे मुन्ने बच्चे का नाम रखा भागा बाबा, यानी अच्छे भाग्य वाला बच्चा। बाद में उनका नाम भगत सिंह हुआ। 14 साल की उम्र से ही भगत सिंह क्रांतिकारी संस्थाओं के साथ जुड़ गए थे, और जब उनकी शादी की बातें घर वालों ने शुरू करी, विवाह बंधन में बांधने की योजनाएं बनने लगी, तो वो लाहौर से भागकर कानपुर जा पहुंचे। पीछे छोड़ गए एक खत, एक पत्र अपने तकिए के नीचे, जिसमें उन्होंने अपने घर वालों को लिखा था कि मेरी दुल्हन आजादी है और भारत को आजाद कराना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। लाहौर पहुंच के वो अपने चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह के साथ आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। उनके दोनों चाचा करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर अपने चाचाओं का गहरा प्रभाव था और वही उनके शुरुआती गुरु थे, आदर्श थे। आगे बताऊंगा आपको कि किस तरह से भगत सिंह ने दुनिया के तमाम बड़े चिंतक, विचारक, महान क्रांतियों के जनक, उनके जीवन का, उनके लेखन का गहन अध्ययन किया और फिर स्थापित की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, कहानी है अमर शहीद भगत सिंह की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी खास पेशकश में नायक। बात कर रहे हैं हम आज अमर शहीद भगत सिंह की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। ये उन दिनों की बात है जब 1919-1920 में गांधी जी के आह्वान पर देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था।
बहुत जबरदस्त लोगों में ऊर्जा थी, बहुत जज्बा उस समय बुलंद था और गांधी जी की कॉल पे जैसे पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया था। लेकिन उसी समय चौरी चौरा की घटना हुई जिसमें आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया, कई पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी इस हिंसा से बहुत निराश हुए और उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देश भर में छेड़ा था उसको वापस लेने की कॉल दे दी, आह्वान कर दिया कि असहयोग आंदोलन अब खत्म। तो साहब, बड़ी संख्या में जो देश का नवयुवक इस आंदोलन में कूदा था, जुटा था, अंग्रेजों को देश से खदेड़ने का जिसने सपना देखा था, वो बहुत निराश हो गए। एक तरह से उनका मन टूट गया। इसी दौर में सचिन सान्याल जैसे क्रांतिकारी स्वभाव के कुछ नवयुवक सामने आए। इस गुट ने गांधी जी के नॉन वायलेंस के, अहिंसा की कॉल से हटकर बारूद, बंदूक और बम के दम पर देश को आजाद कराने की ठान ली। तब गठित हुई हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और इसको ज्वाइन कर लिया भगत सिंह जैसे आजादी के परवानों ने। लेकिन भगत सिंह कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी तो उन्होंने ज्वाइन कर ली, लेकिन वहां पे उन्होंने एक बड़े पुस्तकालय, एक बड़ी लाइब्रेरी का भी गठन किया। छोटी सी उम्र में ही भगत सिंह ने तमाम बड़े विचारकों, चिंतकों और क्रांतिकारियों के जीवन को अध्ययन किया। उनका कहना था कि भाई, बंदूक उठाओगे, बम फेंकोगे, लेकिन ये तो जानो और समझो कि बंदूक क्यों उठा रहे हो और बम किस पर और क्यों फेंक रहे हो। मतलब ये कि भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो आइडियोलॉग भी थे, स्वयं एक गहन चिंतक थे। 1925 में भगत सिंह, सुखदेव और विजय कुमार सिन्हा ने सान्याल साहब और उनके साथियों द्वारा गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा। तो ऐसी अनूठी और निराली शख्सियत थी भगत सिंह की, जो हथियारों की क्रांति से पहले विचारों की क्रांति लाना चाहते थे। बताऊंगा आपको कि क्यों एक दिन बालक भगत सिंह ने अपनी बंदूक गाड़ दी खेत में। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम अमर शहीद भगत सिंह की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी खास पेशकश में नायक। बात कर रहे हैं हम आज अमर शहीद भगत सिंह की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। क्यों भगत सिंह ने एक दिन अपने घर से उठाई बंदूक, भागते हुए पहुंचे अपने खेत और फिर एक गड्ढा खोद गाड़ दी उसमें वो बंदूक। किस्सा तब का है जब भगत सिंह की उम्र 5 साल की थी। भगत सिंह के हाथ खेलते खेलते एक दिन अपने चाचा की बंदूक लग गई। उन्होंने अपने चाचा जी से पूछा कि भाई ये क्या है, इससे क्या होता है। चाचा ने कहा कि इससे अंग्रेज हुकूमत को देश से भगाएंगे। कुछ दिनों बाद भगत सिंह अपने चाचा के साथ जब खेत में काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा चाचा वहां एक आम का पेड़ लगा रहे थे। अब भगत सिंह ने चाचा से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप। चाचा बोले कि बेटा, आम का पेड़ लगा रहा हूं, ये गुठली एक दिन पेड़ की शक्ल में खिलेगी, उसमें खूब आम लगेंगे और फिर हम सब वो आम खाएंगे। भगत सिंह ने बात सुनी और दौड़ते हुए घर पहुंचे। घर से उठाई बंदूक चाचा की और वापस दौड़ते हुए खेत पहुंचे। खेत आए और गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गड्ढा खोदने के बाद उसमें बंदूक गाड़ दी और फिर गड्ढे को मिट्टी से फिर ढक दिया, भर दिया। चाचा हैरान परेशान देख रहे बच्चा क्या कर रहा है। उन्होंने पूछा, भाई क्या कर रहे हो भगत सिंह। अब बालक भगत सिंह का जवाब सुनिए। भगत सिंह ने कहा, चाचा मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूं। एक दिन ऐसा आएगा जब कई बंदूकें पैदा होंगी और हम सब मिलकर इस देश को अंग्रेजों से आजाद करा देंगे। तो ये तो जज्बा भगत सिंह का 5 साल की उम्र में था। जाहिर सी बात है कि 23 साल की उम्र तक जो उनका कुल जीवन था, उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, अंग्रेज हुकूमत को लोहे के चने चबवा दिए और देश के नौजवानों के लिए, सबके लिए वो एक अमर मिसाल आज तक बने हुए हैं। लेकिन बचपन में बंदूक की खेती का सपना देखने वाला भगत सिंह जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज, सोचने समझने वाला दिमाग भी उतना ही डेवलप होता गया। इसीलिए जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनी तो उसने उस लाइब्रेरी की स्थापना करी। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े होते गए, उनका विचार यह भी बनता गया कि क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं आ पाएगी,
वो कहते थे कि आर्म्ड रेवोल्यूशन या किसी भी हथियारबद्ध क्रांति की नींव विचारों पर रखी जाएगी। इसलिए ही उनकी लाइब्रेरी में ट्रांसफॉर्मेशन पर, कम्युनिज्म पर, सोशलिज्म पर, दुनिया की बड़ी क्रांतियों पर एक से एक पुस्तकें थीं। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों जलियांवाला बाग की मिट्टी को अपने घर ले आए भगत सिंह और फिर क्या सौगंध खाई उन्होंने। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम अमर शहीद भगत सिंह की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम अमर शहीद भगत सिंह की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो आखिर क्यों जलियांवाला बाग की मिट्टी उठाकर ले आए अपने घर भगत सिंह और फिर क्या सौगंध खाई उन्होंने। सिर्फ 12 साल के थे भगत सिंह जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जलियांवाला कांड के अगले ही दिन स्कूल से भागकर 12 कोस पैदल चल लाहौर से अमृतसर पहुंच गए भगत सिंह और पहुंच गए जलियांवाला बाग। वहां उन्होंने खून से भीगी मिट्टी को एक बोतल में रख लिया और वापस घर की ओर चल पड़े। अब एक तरफ 12 कोस चले और फिर 12 कोस लौट के आए। पूरा दिन निकल गया। देर रात भगत सिंह जब अपने घर लौटे, भगत सिंह किसी से कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कमरे की तरफ जब वो जा रहे थे तो उनकी बहन अमर कौर ने उनको रोका और कहा, वीर जी, आज आने में बहुत देर कर दी। कहां थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। भगत सिंह कुछ नहीं बोले। अमर कौर ने फिर कहा, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? सच सच बताइए, क्या बात है? भगत सिंह ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बहन फिर बहुत ही प्यार जताते हुए, लाड़ लड़ाते हुए बोली, वीर जी बताओ ना, आप इतने दुखी क्यों हो? तब भगत सिंह ने जेब से वो शीशी निकाली और अमर कौर को दिखाई और पूछा, जानती हो ये क्या है? बहन के कुछ समझ में नहीं आया। चौंक कर बोली, अरे इसमें स्याही की जगह ये क्या है? ये तो लाल रंग दिख रहा है, क्या है ये? भगत सिंह ने कहा, ये मिट्टी है, खून से सनी लाल मिट्टी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने गोलियां चलाकर अनेक निहत्थे लोगों को मार डाला। उन शहीदों के खून से सनी हुई है ये मिट्टी जो लाल हो गई है। वही मिट्टी में लेकर आया हूं घर। और फिर कहा, बस सब बहुत हो गया, अब हम गोली नहीं खाएंगे बल्कि गोली मारेंगे। गोली मारेंगे उन अंग्रेजों को जो हमारे निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं। हमारे देश को गुलाम बनाने वालों का अस्तित्व हम समाप्त कर देंगे, मिटा देंगे। मुझे इस मिट्टी की कसम, इस मिट्टी की सौगंध, मैं इन लोगों की मौत का बदला जरूर लूंगा। सिर्फ 12 साल की उम्र में यह प्रण लिया था भगत सिंह ने। यह वो वाकया है जो भगत सिंह की पर्सनालिटी, उनके सोच को, उनकी शख्सियत को स्थापित करती है, इस्टैब्लिश करती है। आगे बताऊंगा कि क्यों पंजाब के लाल लाला लाजपत राय के साथ सैद्धांतिक मतभेद होने के बावजूद भी उनकी मौत का बदला लेने का प्रण लिया भगत सिंह ने। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम भगत सिंह की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर नायक में। बात कर रहे हैं हम अमर शहीद भगत सिंह की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि लाला लाजपत राय के साथ राजनीतिक और सैद्धांतिक मतभेद होने के बावजूद जब लाला लाजपत राय की मौत हुई, अंग्रेजों की लाठियां खाने के बाद, तो उस हत्या का बदला लेने का प्रण ले लिया भगत सिंह ने। भारत में कांग्रेस के अंग्रेज विरोधी आंदोलन को शांत करने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने 1927 में साइमन आयोग का गठन किया और उसे भारत भेजा। देश में साइमन आयोग के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुए। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था, उसका नेतृत्व कर रहे थे पंजाब के लाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाला लाजपत राय। लाहौर में प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाने का आदेश अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट ने दिया। लाला लाजपत राय पे भी लाठियां बरसाई गईं।
वो घायल हुए, अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, लेकिन लाठियों की चोट इतनी गहरी थी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पहले लाला साहब ने कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। भगत सिंह और उनके साथियों ने एक कर दिखाया। 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह ने राजगुरु और कुछ अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर जेम्स स्कॉट को मारने की योजना को अंजाम दिया। गोली भी बरसा दी एक अंग्रेज अधिकारी पर। गलती बस उनसे यह हो गई कि जेम्स स्कॉट की जगह उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार दिया। अगले ही दिन यानी 18 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारियों ने लाल स्याही से लिखे गए एक इश्तहार को शहर की दीवारों पर चिपका दिया। पोस्टर पर लिखा था, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना नोटिस, नौकरशाही सावधान, सैंडर्स की मौत से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया है। सैंडर्स की हत्या के साथ ही अंग्रेज हुकूमत बौखला उठी थी। जबरदस्त घर पकड़ शुरू हो गई। पुलिस छानबीन जबरदस्त हो रही थी। सबसे ज्यादा तलाश थी उनको भगत सिंह की। इतने जबरदस्त खतरे को आखिर भगत सिंह ने क्यों उठाया, जबकि लाला लाजपत राय के साथ उनके सैद्धांतिक मतभेद थे। जब भगत सिंह से यह पूछा गया कि आप तो लाला जी के विचारों से नहीं सहमत थे, फिर भी आपने अपनी जान को खतरे में डालकर उनकी हत्या का बदला क्यों लिया, तो भगत सिंह ने बड़े गुस्से में जवाब दिया, जवान बेटों की मौजूदगी में बूढ़े बाप पर दुश्मन हमला करें और तब भी बेटों का खून न खौले। चाहे लाख विरोध थे हमारे, लेकिन वो थे तो हमारे बाप बराबर। तो ये था जज्बा भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों का। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे कांकोरी कांड में रची गई एक ऐतिहासिक कविता में अमर शहीद भगत सिंह का भी एक बहुत ही दुर्लभ कंट्रीब्यूशन था। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम अमर शहीद भगत सिंह की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर काकोरी नाम के एक छोटे से स्टेशन के पास लूट ली गई। उसमें सरकारी खजाना था। इस घटना को अंजाम देने वाले, इसकी योजना बनाने वाले लोगों में प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और कुछ अन्य क्रांतिकारी। काकोरी षड्यंत्र से जुड़े ज्यादातर क्रांतिकारी लखनऊ जेल में कैद थे। केस चल रहा था। इसी दौरान बसंत पंचमी का त्योहार आ गया। सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर तय किया कि बसंत पंचमी के दिन वो सब सर पर पीली टोपी लगाकर और हाथ में पीला रुमाल लेकर कोर्ट जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने नेता और जबरदस्त क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से भी अनुरोध किया कि पंडित जी, कल के इस शुभ पावन मौके पर कोई भड़कती हुई कविता लिखिए जिसे हम सब मिलकर गाते हुए जाएंगे। अब बिस्मिल साहब कवि थे। अगले ही दिन कविता तैयार थी। मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में रंग के शिवा ने मां का बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला, नव बसंत में भारत के हित वीरों का ये टोला, किस मस्ती से पहन कर निकला ये बासंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मां मेरा रंग दे बसंती चोला। अब साहब, वीर रस में डूबी इस कविता को, इन पंक्तियों को जब भगत सिंह ने सुना, उन दिनों वो लाहौर जेल में बंद थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से भी इस कविता में ये पंक्तियां जोड़ी। सुनिए। इसी रंग में बिस्मिल जी ने वंदे मातरम बोला, यही रंग अशफाक को भाया उनका दिल भी डोला, इसी रंग को हम मस्तों ने दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हाँ मेरा रंग दे बसंती चोला। ये वो अमर पंक्तियां हैं, ये वो शहादत की कविता है जो भारत के हर क्रांतिकारी के लिए जैसे आजादी का मंत्र बन गई, जीवन की प्रेरणा बन गई। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी हां, कल भी हमने बात करी थी भारत के अमर शहीद भगत सिंह की। आज भगत सिंह की पुण्यतिथि है और जारी है 92.7 बिग एफएम पर भारत के इस महान नायक को हमारी श्रद्धांजलि। नायक आज मैं बताऊंगा आपको कि सैंडर्स की हत्या के बाद किस तरह से भगत सिंह ने स्वयं को और अपने क्रांतिकारी साथियों को बचाया अंग्रेजों से। बताएंगे आपको यह भी कि असेंबली में बम फेंकने की योजना कहां और कैसे बनी थी। साथ ही बात करेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना भगत सिंह के बारे में क्या कहते थे, क्या सोचते थे। साथ ही बात होगी भगत सिंह की फांसी पर और जवाहरलाल नेहरू जी इस विषय पर क्या सोचते थे, उनकी भगत सिंह के बारे में क्या ओपिनियन थी। सुनते रहिए नायक। आज बात कर रहे हैं हम अमर शहीद भगत सिंह की, मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। नायक बात कर रहे हैं हम भारत के महान अमर शहीद भगत सिंह की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो हम भगत सिंह की शहीदी यात्रा की बात शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हल्के फुल्के संस्मरणों पर जो भगत सिंह के जीवन से जुड़े हुए हैं। ऐसी बातें जो हमने बहुत कम सुनी है और जिनके बारे में ज्यादा लिखा गया नहीं है। जैसे भगत सिंह की क्या राय थी फिल्मों के बारे में और कुछ फिल्म कलाकारों के बारे में। फिल्में देखना उन्हें बेहद पसंद था, रसगुल्ले खाना भी उन्हें बहुत पसंद था। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता था फिल्म देखने चले जाते थे और उनका फेवरेट कैरेक्टर फिल्मी दुनिया में चार्ली चैपलिन हुआ करता था। चंद्रशेखर आजाद साहब बहुत गुस्सा होते थे अपने क्रांतिकारी दोस्तों की इस फिल्म देखने की आदत से और चार्ली चैपलिन को तो वो 4 फुट का अमेरिकी नौटंकीबाज कहते थे। दरअसल भगत सिंह और उनके साथियों को चार्ली चैपलिन इसलिए बेहद पसंद थे क्योंकि वो दौर एक खास तरह की तानाशाही का दौर था दुनिया में, खासकर जर्मनी जैसे देश में। लोग खौफजदा रहते थे और उस दौर में एक कलाकार ऐसा था जो सबका डर मिटा के उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता था और अपने खूबसूरत काम से लोगों को एक अलग कल्पना की दुनिया में ले जाया करता था। बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि भगत सिंह खुद बहुत अच्छे एक्टर हुआ करते थे और कॉलेज के दिनों में न सिर्फ उन्होंने एक नाट्य सोसाइटी स्थापित करी बल्कि कई नाटकों में नायक का रोल भी निभाया। जैसे राणा प्रताप में उन्होंने महाराणा प्रताप की भूमिका निभाई। भगत सिंह काफी अच्छे लेखक भी थे और उर्दू और पंजाबी अखबारों में उन्होंने खूब लिखा। हालांकि लिखा उन्होंने छद्म नाम से, मतलब अपने नाम का प्रयोग नहीं किया। लेकिन देश में उस समय जो अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ एक उबाल का माहौल था, उसने इस कलाकार को तब्दील कर दिया एक क्रांतिकारी में। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सर पर कफन बांध लिया और एक दिन मौका निकालकर बदला ले भी लिया। यह अलग बात है कि जेम्स स्कॉट की बजाय उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद शुरू हुआ अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों के दमन का भीषण दौर। कैसे बचाया खुद को और अपने साथियों को अंग्रेजों से और निकलकर भागने में सफल हुए इस हत्या के बाद भगत सिंह, बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, आप सुन रहे हैं नायक। हम बात कर रहे हैं अमर शहीद भगत सिंह की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। जब अंग्रेज पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की हत्या कर दी भगत सिंह और उनके साथियों ने, तो कैसे बचकर निकले भगत सिंह अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ अंग्रेजों की नजर से। बहुत दिलचस्प वाकया है। जब लाला लाजपत राय अंग्रेज पुलिस की लाठियों की चोट से स्वर्गवासी हुए, शहीद हुए, तो जैसे भगत सिंह ने अपने सर पर कफन बांध लिया और तय किया इस हत्या का वो बदला जरूर लेंगे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी साथियों को मौका मिल गया बदला लेने का। यह अलग बात है कि जेम्स स्कॉट की बजाय उनसे गलती से हत्या सॉन्डर्स की हो गई, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर की इस तरह से सरेआम हत्या के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। भगत सिंह और सुखदेव अंग्रेज पुलिस की नजर से बचते बचते पहुंच गए दुर्गा भाभी के यहां, जो पिछले कुछ सालों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से वैसे भी जुड़ी हुई थी और भारतीय नौजवान सभा की एक एक्टिव सक्रिय सदस्य थी।
अब यहां से योजना बननी शुरू हुई कि लाहौर से अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर भागा कैसे जाए। सारी योजना दुर्गा भाभी ने बनाई और कहा कि कलकत्ता चलते हैं। दुर्गा भाभी के पति प्रोफेसर भगवती चरण बोहरा भी कलकत्ता में रहते थे। तो योजना ये बनी कि भगत सिंह तो बनेंगे दुर्गा भाभी के पति। तो भगत सिंह ने बिल्कुल अंग्रेज अंदाज में सूट बूट बनवाया, दाढ़ी मूछ मुंडवाई, टोपी लगाई और दुर्गा भाभी के साथ टांगे में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ चले। सुखदेव जी बन गए उनके नौकर। स्टेशन तो पहुंच गए, लेकिन वहां भी पुलिस का बंदोबस्त बड़ा जबरदस्त था। अब सूटेड बूटेड भगत सिंह, उनकी पत्नी बनी हुई दुर्गा भाभी और नौकर बना हुआ सुखदेव रेलवे प्लेटफॉर्म पे आए। सुखदेव के पास तो सेकंड क्लास स्लीपर का टिकट था, भाई वो नौकर था, और भगत सिंह और दुर्गा भाभी के पास फर्स्ट क्लास के टिकट थे। और दुर्गा भाभी की गोद में था उनके 2 साल का बेटा शचिंद्र। सुनने में तो ये योजना आपको बड़ी आसान लग रही होगी कि भाई भेस बदल लिया और रेल पकड़ के भाग गए, लेकिन साहब जिस तरह से अंग्रेज पुलिस जिस डिटर्मिनेशन के साथ इन क्रांतिकारियों को ढूंढ रही थी, उस समय अंग्रेजों की आंखों में इस तरह से धूल झोंक कर भाग निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए आज तक उसको भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में एक रेड लेटर डे, एक स्वर्णिम दिन की तरह देखा जाता है। तो साहब भगत सिंह और सुखदेव लाहौर से भागकर कलकत्ता तो पहुंच गए और एक बार तो अंग्रेजों को चकमा दे दिया, लेकिन आगे उनका इंतजार कर रही थी एक बहुत बड़ी योजना। बताऊंगा आपको कि कैसे और कहां बनी थी असेंबली में बम फेंकने की योजना और कैसे गिरफ्तार हुए भगत सिंह। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम अमर शहीद भगत सिंह की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम अमर शहीद भगत सिंह की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो सैंडर्स की हत्या करने के बाद लाहौर से ट्रेन में बैठ कलकत्ता पहुंच गए भगत सिंह और राजगुरु। लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली असेंबली पर उन्होंने बम फेंकने की योजना क्यों और कैसे बनाई, और क्यों इस घटना को अंजाम देने के बाद भगत सिंह और राजगुरु अपनी मर्जी से गिरफ्तार हो गए। भगत सिंह जितने बड़े क्रांतिकारी थे, बंदूक बारूद और बम के प्रेमी पुजारी थे, उससे भी ज्यादा वो शायद एक चिंतक और विचारक थे, पुस्तक प्रेमी थे। बहुत गहन अध्ययन उन्होंने दुनिया भर की क्रांतियों का किया था, फ्रीडम फाइटर्स का किया था। उनकी फेवरेट पुस्तक थी ड्रैन बीन द्वारा लिखी गई माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम। आयरिश क्रांति पर ड्रैन बीन की ये आत्मकथा। भगत सिंह एक बार अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ ये किताब पढ़ रहे थे तो एक प्रसंग आया जिसमें ड्रैन बीन ने लिखा था कि अगर आयरिश क्रांतिकारी वहां नियुक्त गवर्नर जनरल की गाड़ी के नीचे बम रख देंगे और गवर्नर जनरल मारे जाते हैं और क्रांतिकारी अगर पास के गांव में छुप जाते हैं तो इलाके का बच्चा बच्चा कट जाएगा, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं बताएगा पुलिस को और अंग्रेज अधिकारियों को। यह सुनकर भगत सिंह के साथियों का मुंह कुछ लटक गया। उनके एक साथी जयदेव ने कहा कि आयरलैंड की जनता ऐसी है, इतनी देशभक्त, हमारे यहां तो गैरों को छोड़ो, हमारे अपने ही पुलिस को बताकर हमारा भेद खोल देंगे। इस पर भगत सिंह का कहना था, मैं अपनी मौत को इतना कठिन बना दूंगा कि सारा ब्रिटिश साम्राज्य उसके नीचे दब जाएगा। तो दिल्ली में नेशनल असेंबली में बम विस्फोट करने के बाद धुएं के गुबार के बीच आसानी से भाग सकते थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, लेकिन वो भागे क्यों नहीं? क्या थी उनकी रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी? बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो दिल्ली में नेशनल असेंबली में बम धमाका करने के बाद धुएं के गुबार में बड़ी आसानी से छुपकर भाग सकते थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वहां खड़े रहे, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। क्यों? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह समझने के लिए हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतिहास समझना पड़ेगा, जिससे भगत सिंह और उनके साथी बहुत प्रेरणा लेते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक बड़े क्रांतिकारी ने 1893 में फ्रांस की संसद में बम फेंककर धमाका किया था और उस वक्त कहा था कि फ्रांस की जो राजशाही है
वो इतनी बहरी है, इतनी बर्बर है कि उसको सिर्फ बम और बारूद धमाकों की आवाज ही सुनाई देगी। फ्रांसीसी क्रांति के 35 साल बाद इसी तरह का दुस्साहस दोहराया गया दिल्ली में, और इस बार नायक थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और राजगुरु। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ये दोनों ऐसे विधायक थे जिनके खिलाफ देश में माहौल बहुत गर्म था, क्योंकि ये दोनों ही विधेयक श्रमिकों और मजदूर वर्गों के हितों को अनदेखा कर रहे थे। 16 ट्रेड यूनियंस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। देश भर में आंदोलन का माहौल था, लेकिन अंग्रेज सरकार का प्रयास था कि किसी भी कीमत पर ये विधेयक केंद्रीय असेंबली में पास करवाए जाए, नहीं तो अध्यादेश के तौर पर इनको लाया जाए। भगत सिंह और उनके साथियों को यह कतई बर्दाश्त नहीं था। वैसे नेशनल असेंबली में हुए इस बम कांड का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता, खासकर चंद्रशेखर आजाद, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भगत सिंह इस ऑपरेशन में शामिल हो। प्लान यह था कि वो तो रूस जाएं, आगे की तैयारियां करें, लेकिन भगत सिंह नहीं माने। वो अड़ गए कि इस बम धमाके के वक्त वो भी नेशनल असेंबली में मौजूद रहेंगे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यह धमाका किया, फिर नारेबाजी करी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, और फिर वही हुआ जो क्रांतिकारियों को मालूम था। बटुकेश्वर और भगत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें काले पानी यानी उम्र कैद की सजा दी गई। बाद में इन क्रांतिकारी वीरों के खिलाफ कई और मुकदमे भी खुले और अंततः भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में एक दिन भगत सिंह की चाची हरनाम कौर उनसे मिलने आई, तो जिस बच्चे को उन्होंने प्यार से अपनी गोद में खिलाया था, उसकी यह हालत देखकर वो स्वयं को रोक नहीं पाई और फपक फपक के रो पड़ी। भगत सिंह शायद एक पल के लिए विचलित हुए होंगे चाची को रोता देखकर, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा तमतमा उठा और चाची से बोले कि आप रो सकती हैं, आपको रोते देख मुझे भी रोना आ सकता है, मैं भी तो आखिर एक इंसान हूं, लेकिन मैं नहीं रो सकता, क्योंकि अगर मैं रो दिया तो ये देश टूट जाएगा, उसके सपने टूट जाएंगे, आजादी और क्रांति की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। और भगत सिंह आखिर तक कभी नहीं रोए, उस दिन भी नहीं जब उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा था। बताऊंगा आपको भगत सिंह के आखिरी दिन के बारे में। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर नायक। बात कर रहे हैं हम अमर शहीद भगत सिंह की। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर नायक में। बात कर रहे हैं हम महान क्रांतिकारी, अमर शहीद, देश के सच्चे सपूत भगत सिंह की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो कैसे गुजारी भगत सिंह ने अपनी जिंदगी की आखिरी रात, और क्या था उनका रुख उस समय जब उन्हें फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जा रहा था? भगत सिंह को फांसी 24 मार्च को दी जाने वाली थी, लेकिन फांसी से एक दो दिन पहले ही देश में जबरदस्त क्रांति का माहौल उत्पन्न हो गया। पूरा मुल्क जैसे उबाल पर था। भारत के लोग, खासकर नौजवान, घरों से निकल सड़कों पर आ गए थे। प्रदर्शन और आंदोलनों का दौर गर्म था, जगह जगह जनसभाएं होनी थी। अंग्रेज सरकार घबरा गई। फैसला लिया गया कि तय वक्त से एक दिन पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दी जाए। तो जिस समय जेल के अधिकारी भगत सिंह को लेने उनकी काल कोठरी की तरफ आए, वो लेनिन और राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ रहे थे, उनके लेखन का आनंद ले रहे थे। जेलर खान बहादुर अकबर अपनी यूनिफॉर्म में थे। जेलर और पुलिस के साथ राजगुरु और सुखदेव भी थे। जेलर भगत सिंह से बोले, सरदार जी, आपकी फांसी लगाने का हुक्म आ गया है, तैयार हो जाइए। भगत सिंह किताब पढ़ने में डूबे हुए थे। जेलर की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। थोड़ा रुककर सिर्फ उल्टा हाथ उठाकर इशारा किया कि रुकें, और फिर भगत सिंह बोले, रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह फिर अपने अध्ययन में डूब गए और थोड़ी देर बाद और पढ़ने के बाद खड़े होते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अब चलो, लेकिन हमारे हाथों में हथकड़ी न लगाई जाए और न ही हमारे चेहरे कंटोप से ढके होंगे। इसके बाद भगत सिंह ने अपनी कोठरी को बड़े गौर से देखा, चारों तरफ नजर घुमाई, फिर कोठरी से बाहर निकले, राजगुरु और सुखदेव से गले मिले, फिर तीनों चल पड़े। भगत सिंह बीच में, दाएं और बाएं राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह की फांसी की खबर जैसे ही देश में फैली, पूरे मुल्क में सन्नाटा सा छा गया।
पूरा देश तब था, शोकाकुल था। भगत सिंह नियमित रूप से डायरी लिखा करते थे। बताऊंगा आपको कि डायरी में उनकी अंतिम एंट्री क्या थी, क्या लिखा था भगत सिंह ने उस दिन जिस दिन उनको फांसी दी गई। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका नायक में। बात कर रहे हैं हम महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह की। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो क्या लिखा भगत सिंह ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनी पर्सनल डायरी में? भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली ये खबर इतनी जबरदस्त थी कि पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इस वजह से घबराई हुई नर्वस अंग्रेज हुकूमत ने भगत सिंह की फांसी को एक दिन एडवांस कर लिया। एक दिन पहले ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह की फांसी पर पूरा देश तब था। बड़े बड़े जननायक भी बेहद नाराज थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो अपने तर्कों से, अदालती जिरह से यह साबित करने की पूरी कोशिश करी थी कि भगत सिंह और उनके साथी हत्यारे नहीं बल्कि एक राजनीतिक क्रांतिकारी हैं और उनको फांसी की सजा सुनाना सरासर अन्याय है। जवाहरलाल नेहरू भी बहुत आहत थे भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा मिलने से, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक अपने लक्ष्य से नहीं विचलित होने वाले शहीद आजम भगत सिंह को देश में आगे जाकर क्या होने वाला है उसका भी कुछ पूर्वानुमान था। डायरी में उनकी आखिरी एंट्री जो 23 मार्च को उन्होंने दर्ज की थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि फांसी के 15 साल बाद हम यानी भारतवासी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। 15 साल की बजाय आजादी में 18 साल लग गए। देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हमें भगत सिंह के कॉन्फिडेंस, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। भगत सिंह ने लिखा था कि जिस तरह के लोग आजादी की लड़ाई में जुटे हुए हैं, जुड़ रहे हैं, उसकी वजह से आजादी के बाद भी देश में लूट और स्वार्थ का ही राज होगा। भगत सिंह ने अपनी डायरी में लिखा था कि क्रांति से हमारा मतलब है अन्याय और शोषण पर टिकी व्यवस्था को बदलना। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की धार पर तेज होती है। भगत सिंह ने सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ भी अपनी डायरी में काफी बार लिखा था। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपंथ के वो हमेशा खिलाफ रहे। तो ये थी कहानी अमर शहीद महान क्रांतिकारी भगत सिंह की। आजादी के वो ऐसे परवाने थे, ऐसे मतवाले थे कि वो सिर्फ बम, बारूद और बंदूक में विश्वास नहीं रखते थे। कलम के भी वो उतने ही बड़े सिपाही थे और सिर्फ अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ ही नहीं, उन्होंने हर तरह के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करी और देशवासियों को सचेत किया। तो शहीद आजम भगत सिंह को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। जनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।